वीडियो देख रहे सभी साथियों को मेरी तरफ से नमस्कार। साथियों, आज हम हिंदी साहित्य की जो अपनी सीरीज चल रही है, नोट्स के माध्यम से हम हिंदी साहित्य जो पढ़ रहे हैं उसका आज अपने ये 9वां वीडियो है वो करने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम 8 वीडियो है वो कर चुके हैं। तो यदि आपने पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जा कर के वो वीडियो देख सकते हैं। और आपसे निवेदन कि आप वीडियो को पूरा देखें और लाइक और शेयर अवश्य करें। तो ख़ास करके जो विद्यार्थी या जो कम्पिटिटर जो सेकंड ग्रेड और स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो इसमें आज हम जो चंद्र बरदाई का जो पृथ्वीराज रासो अपने जो ग्रंथ कर रहे थे उसके बारे में प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता से संबंधित जो मत है उनके बारे में जानेंगे। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि किन में से कौन सा कवि है वो अप्रामाणिक है, कौन सा अर्ध प्रमाणिक है और कौन सा प्रमाणिक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की और देखते हैं प्रामाणिकता से संबंधित जो पृथ्वीराज रासो है चंद्र बरदाई का उसके बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले है अप्रामाणिक मान्यता, यानी जो पृथ्वीराज रासो है जो चंद्र बरदाई का उसको अप्रामाणिक कौन कौन से विद्वान या रचनाकार हैं जो इसे अप्रामाणिक मानते हैं। तो उनकी बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है डॉक्टर वुलर। इन्होंने 1875 में सबसे पहले है वो इसी पृथ्वीराज रासो को अप्रामाणिक माना है। और इसके बाद में है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, ये भी अप्रामाणिक मानने वालों की श्रेणी में आते हैं। और तीसरे हैं मुंशी देवी प्रसाद, ये भी दोस्तों अप्रामाणिक मान्यता के अंतर्गत आते हैं। और चौथे हैं मोतीलाल मेनारिया, ये भी अप्रामाणिक मान्यता में आते हैं। और इसके बाद में है कविराज मुरारीदान। तो ये जो आप देख सकते हैं ये जो 5 जो रचनाकार हैं ये अप्रामाणिकता के हैं इधर। और अर्ध प्रमाणिकता कौन कौन मानते हैं, यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार पूछा जाता है कि निम्न में से अप्रामाणिकता रचनाकार नहीं है। तो आपको इधर से 3 नाम है वो दे देगा और 1 नाम इधर से देगा। तो आपको अर्ध प्रमाणिक और अप्रामाणिक और प्रमाणिक इन सभी को अलग अलग याद रखना है। और मैंने यहाँ पर ट्रिक भी बना रखी है तो उसे आप आसानी से उस ट्रिक से याद कर सकते हैं इन्हें। तो अर्ध प्रमाणिकता की बात करें दोस्तों तो इनमें अर्ध प्रमाणिकता जो मानता है वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी और अगरचंद नाहटा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय। ये चारों विद्वान है वो चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ है वो मानते हैं। अब इसकी ट्रिक की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अर्ध प्रमाणिकता के बाद में इधर जो अपने नीचे रह गया था मोतीलाल मेनारिया तक हमने देख लिया था, कविराज मुरारीदान। और अप्रामाणिकता में नेक्स्ट है श्यामल दास और इसके बाद में है रामचंद्र शुक्ल। तो ये अप्रामाणिकता में आते हैं। तो आप यहाँ पर गौर करिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो चंद्र बरदाई ग्रंथ को अप्रामाणिक ग्रंथ है वो मानते हैं। तो यहाँ पर ट्रिक देखिए आप, सबसे पहले जो इधर ट्रिक मैंने लिखी है ऊपर जो अपने क्या है ये अर्ध प्रमाणिकता है, इनके बारे में नाम याद करने के लिए ट्रिक देखिए। अगर हजारी सुनीति विजय है तो इस ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हैं, अगर से आ गया अगरचंद नाहटा और हजारी से आ गया हजारी प्रसाद द्विवेदी और सुनीति से आ गया सुनीति कुमार चटर्जी और विजय से आ गया मुनि जीन विजय। तो अर्ध प्रमाणिकता को आप अच्छी तरह से याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, अगर हजारी सुनीति विजय है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, अगरचंद नाहटा, सुनीति कुमार चटर्जी और मुनि जीन विजय ये सभी हैं वो अर्ध प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। किसको? चंद्र बरदाई के पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद में अपने बात करते हैं जो प्रमाणिकता हैं उनके बारे में, इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। तो प्रमाणिकता जो कौन कौन से हैं उनके बारे में आप देखिए। प्रमाणिकता में दोस्तों सबसे पहले है श्याम सुंदर दास, ये प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं इसे। और इसके बाद में है गिरियर्सन, फिर है मिश्र बंधु और इसके बाद में दशरथ शर्मा और डॉक्टर नगेंद्र और कर्नल टोड और विष्णुलाल
पांड्या। ये जो इतने जो रचनाकार हैं ये सभी चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक ग्रंथ है वो मानते हैं। और श्याम सुंदर दास के बारे में दोस्तों जो स्कूल व्याख्याता 2015 में हुई थी उसमें यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया था। तो अब आप इस ट्रिक के माध्यम से जो प्रमाणिक करता है उनको याद रख सकते हैं। तो ये देखिए सूदन कवि मिगरी, इतना याद रखना है आपको, सूदन कवि मिगरी। तो इसमें देखिए आप सू से आ गया इधर सुंदरदास, श्याम सुंदरदास, ठीक है, सू से श्याम सुंदरदास, और दे से आ गया दशरथ शर्मा, और न से आ गया डॉक्टर नगेंद्र, और कै से आ गया कर्नल टोड, ठीक है, और वी से आ गया विष्णुलाल पांड्या, और मी से आ गया मिस्र बंधु, और ग्री से आ गया ग्रियर्सन। तो ये सभी व्यक्ति है वो आ चुके हैं इस ट्रिक में, सूदन कवि मिगरी। तो आप इसको अच्छी तरह से याद रखें इस ट्रिक को। और ये ट्रिक है प्रमाणिक मान्यता वाले रचनाकारों की। सूदन कवि मिगरी यानी सुंदरदास, दे से दशरथ शर्मा, न से नगेंद्र डॉक्टर नगेंद्र, और कै से कर्नल टोड, और वी से ये आ गया इधर विष्णुलाल पांड्या, और मी से आ गया मिस्र बंधु, और ग्री से आ गया यहाँ पर ग्रियर्सन। तो ये है प्रमाणिकर्ता वालों की ट्रिक। ये इतने रचनाकार है प्रमाणिकर्ता जो मानते हैं पृथ्वीराज रासो को। अब अपने चलते हैं दोस्तों अप्रमाणिकता के संबंध में इन रचनाकारों ने अपनी तरफ से क्या क्या है वो तर्क दिए हैं, उनको भी अपने देखेंगे। यानी इन्होंने अप्रमाणिक माना है तो किस आधार पर माना है। तो इसमें देखिए इन्होंने पहला जो तर्क है इन विद्वानों का जो अप्रमाणिक मानते हैं उनका है कि रासों में उल्लेखित घटनाएं नाम और इतिहास से मेल नहीं खाती है, इसलिए क्या मानते हैं, अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। और दूसरी जो इनकी जो तर्क है इनका, पृथ्वीराज की माता कर्पूरी देवी का नाम है वो कमला बताया गया है। यानी ये विद्वान कह रहे हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है उसमें कर्पूरी देवी जो पृथ्वीराज की माता है इसका नाम है वो इस ग्रंथ में क्या बताया गया है, कमला। तो इसलिए ये इसको अप्रमाणिक मानते हैं। नेक्स्ट इनका तर्क है अप्रमाणिकता के संबंध में, रासों में दी गई तिथियों का इतिहास से मेल नहीं बैठना। यानी जो इस ग्रंथ में जो तिथियां और जो समय दिया गया है उसका इतिहास से मेल नहीं बैठता है, इसलिए ये अप्रमाणिकता वाले जो रचनाकार है इस वजह से इसे अप्रमाणिक ग्रंथ है वो मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए इनका तर्क है, पृथ्वीराज की बहन पृथा, पृथ्वीराज की बहन का क्या नाम है, पृथा, का विवाह मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है जो कि अशुद्ध है। ये ऐसा विद्वान है वो मानते हैं कि इसमें जो पृथा का विवाह है वो इस ग्रंथ में मेवाड़ के राणा समर सिंह के साथ बताया गया है जो कि अशुद्ध है, इस वजह से ये इसे अप्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट इनका जो तर्क है अप्रमाणिक मानने के संबंध में, तो वो है दोस्तों पृथ्वीराज का दिल्ली गोद, यानी अपने जो मारवाड़ी में कहते हैं ना खोड़े जाना, तो इसमें लिखा गया है कि पृथ्वीराज का दिल्ली गोद जाना, इस वजह से ये अप्रमाणिक मानते हैं। और इसके बाद में है संयोगिता स्वयंवर घटनाक्रम, इस वजह से भी ये अप्रमाणिक मानते हैं। और तीसरा इसके बाद में सातवां है दोस्तों पृथ्वीराज के द्वारा गुजरात के राजा भीम सिंह का वध करना। और नेक्स्ट है पृथ्वीराज के 14 विवाह होना, इस वजह से ये अप्रमाणिक मानते हैं। और इसके बाद में नेक्स्ट है पृथ्वीराज के हाथों गौरी की मृत्यु की सूचना आदि इतिहास सम्मत है वो नहीं है, इस वजह से ये जो विद्वान है अप्रमाणिकता वाले वो इसे अप्रमाणिक मानते हैं। और इन्होंने 9 तर्क है वो इसके संबंध में दिए हैं। हो सकता है और भी हो तर्क, लेकिन ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। तो अब आप एक बार दोबारा देख लीजिए जो विद्वान अप्रमाणिक मानते हैं वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर अपने सबसे पहले ये पढ़ा था अप्रमाणिक मानने वाले विद्वान। तो इधर देखिए डॉक्टर बुल्लर, इन्होंने सबसे पहले 1875 में अप्रमाणिक माना था इसको, किसको, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो को। इसके बाद में है गौरी शंकर हीराचंद ओझा और मुंशी देवी प्रसाद, मोतीलाल मेनारिया, कविराज मुरारीदान और श्यामल दास और रामचंद्र शुक्ल।
तो इनकी आप अपने हिसाब से ट्रिक बना सकते हैं। बाकी अर्ध प्रमाणिक और प्रमाणिक वालों की ट्रिक मैंने आपके सामने है वो बना करके लिखी हुई है, इसे आप याद कर सकते हैं। तो प्रमाणिकता के संबंध में दोस्तों आपको पता है कि ये जो श्याम सुंदर दास है इनके बारे में 2015 में जो स्कूल व्याख्याता हुई थी उसमें पूछा गया था। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट अपने महत्वपूर्ण फैक्ट पर। अब इसके में जो ये पृथ्वीराज रासो है दोस्तों, इसमें कुछ प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, उनके बारे में अपने यहाँ पर देखेंगे। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है। मनहु कला ससबान कला 1600 बनिए, विगसी कमल सिंह बरमर बिनु खंजन मृग लुहिए। यह पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पंक्ति को देख करके आपसे पूछा जा सकता है कि यह पंक्ति है वो कौन से ग्रंथ से ली गई है। तो ये पृथ्वीराज रासो से ली गई है, जिसके रचनाकार चंद्रप्रदायी है। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट महत्वपूर्ण ग्रंथ बीसलदेव रासो। तो दोस्तों बीसलदेव रासो जो कि 1155 ईस्वी में लिखा गया था, यानी ये 12वीं सदी थी। इसके बारे में आपको पूछ सकता है कि बीसलदेव रासो है वो किस सदी में लिखा गया ग्रंथ है। तो 12वीं सदी में ये लिखा गया था और इसके लेखक कौन है? नरपति नालय। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और ख़ास करके जीके का जो पार्ट है उसमें भी इन रचनाओं के है वो लेखक पूछ सकते हैं। तो इसकी जो रचना से संबंधित जो मत है वो इस प्रकार से है। रचना काल संबंधी मत 1272 मजारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नालय रसायन आरंभ ही शारदा तुठी ब्रह्म कुमारी। तो ये इसकी जो रचना काल का जो समय है उसके बारे में इसे दोहे में बताया गया है। तो इसका अर्थ आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है। उक्त पद के अनुसार 72 का अर्थ 1272 विक्रमी संवत माना जाता है एवं नवीन शोध के अनुसार इसका रचना काल 1016 ईस्वी माना जाता है। यानी जो नया शोध है उसके अनुसार 1016 ईस्वी है वो इसका रचना काल माना जाता है। ये था यहाँ पर एक दोहा भी लिखा हुआ है। संवत सहस्र 73 जानी, नालय कवित्र सरिष्य बानी। यानी संवत सहस्र यानी 1000 होता है, सहस्र का मतलब तो 1000 और 73 जानी यानी 73 इसमें जोड़ेंगे तो 1073 है वो इसमें आ जाएगा ये विक्रमी संवत। इसके बाद में चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो बीसलदेव रासो से संबंधित जो महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है प्रधान रस कौन सा है, आपको पूछ सकता है बीसलदेव रासो का। तो दोस्तों जो बीसलदेव रासो का जो प्रधान रस है वो श्रृंगार रस है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। और काव्य शैली की बात करें तो बीसलदेव रासो की जो काव्य शैली है वो दोस्तों मुक्तक काव्य शैली है, यानी पिंगल शैली। तो पिंगल शैली अपने कल पढ़ा था। तो जो पूर्वी राजस्थान का जो राजस्थानी साहित्य है वो पिंगल शैली में लिखा गया है और पश्चिमी राजस्थान का जो साहित्य का इतिहास है वो पिंगल शैली में लिखा गया है। तो कुल छंद की बात करें तो दोस्तों बीसलदेव रासो में कुल 128 छंद का प्रयोग किया गया है। कितने छंदों का? 128 छंदों का। और संपादनकर्ता कौन है बीसलदेव रासो के? तो माता प्रसाद गुप्त है वो इसका आंसर हो जाएगा। नायक बीसलदेव रासो के पूछे तो नायक है वो अजमेर का बीसलदेव तृतीय, यानी इनको बीसलदेव रासो को अपने बीसलदेव को क्या कहते हैं? तृतीय को विग्रहराज चतुर्थ भी कहा जाता है। ये जीके में काफ़ी बार पूछा जाता है। और नायिका कौन हो जाएगी? तो दोस्तों बीसलदेव रासो की जो नायिका है वो है राजमती, जो कि मालवा भोज परमार की पुत्री थी। और यह स्कूल व्याख्याता 2015 में यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि बीसलदेव रासो की नायिका है वो कौन थी। चलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। और साथ ही एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें और चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लगातार है वो वीडियो प्राप्त कर सकें। तो विशेष तथ्य की यदि बात करें दोस्तों अपने यहाँ पर, तो विशेष तथ्य में है कि इस काव्य यानी बीसलदेव रासो, तो इस काव्य में सामंती जीवन के प्रति गहरी अरुचि का सजीव चित्रण है वो मिलता है। और इस काव्य में मेघदूत और संदेश रस की संदेश परंपरा मिलती है। और नेक्स्ट है हिंदी में 12 मासा का सर्वप्रथम प्रयोग है वो इसी ग्रंथ में हुआ है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण लाइन है और पूछी भी गई है पुराने पेपरों में
कि सबसे पहले 12 मासों का जो प्रयोग है वो किस ग्रंथ में किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा बीसल देव रासो में है वो सर्वप्रथम 12 मासा का जो वर्णन है वो किया गया है और इसके लेखक हैं नरपति नालय। 1155 ईस्वी में ये लिखा गया और सदी पूछे तो 12वीं सदी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना पॉइंट है दोस्तों, इस ग्रंथ में वर्तमान काल की क्रिया का प्रयोग हुआ है, यानी जो लिखने की जो भाषा शैली है वो वर्तमान काल की क्रिया के अनुसार है वो इसमें लिखा गया है। और इसमें राजस्थानी और ब्रज और मध्य प्रदेश की भाषा का प्रयोग है वो किया गया है, यानी पिंगल शैली की अपने अभी बात कर रहे थे। तो इसके बाद में नेक्स्ट है, यह एक गेय रचना है। गेय का अर्थ होता है दोस्तों गाने योग्य, जो मैंने यहाँ पर लिखा है गेय रचना, यानी यह एक गाने योग्य रचना है, एक तरह से पद्य रचना आप इसको बोल सकते हैं। अब अपने दोस्तों आ चुके हैं परमार्थ रासो, जो तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो परमार्थ रासो है वो दोस्तों 1230 विक्रमी संवत में लिखा गया था। कब लिखा गया था? 1230 विक्रमी संवत में। यह सेकंड ग्रेड 2016 में पूछा गया है कि परमार्थ रासो की रचना कब हुई थी, तो 1230 विक्रमी संवत में हुई थी। और परमार्थ रासो के जो लेखक हैं वो दोस्तों हो जाएंगे जगनिक। कौन? जगनिक ने परमार्थ रासो है वो लिखा था, जो कि कालिंजर के परमर्दी देव का दरबारी भाट या आप कवि बोल सकते हैं। जो जगनिक है वो परमार्थ रासो लिखने वाले ये कालिंजर के जो परमर्दी देव जो राजा है उसके दरबारी कवि थे। और परमार्थ रासो का जो दोस्तों प्रधान रस है, तो प्रधान रस तो हो जाएगा वीर रस। बीसल देव रासो का कौन सा था? श्रृंगार रस। इसके बाद में नेक्स्ट अपने चलते हैं दोस्तों इसका महत्वपूर्ण अन्य फैक्ट जानने के लिए। तो प्रकाशन दोस्तों जो परमार्थ रासो है इसका प्रकाशन 2 भागों में किया गया था। जगनिक के द्वारा परमार्थ रासो है वो लिखा गया है, तो 2 भागों में किया गया था। पहला भाग है दोस्तों चार्ल्स इलियट ने आलय खंड के नाम से प्रकाशित है वो करवाया था, और दूसरा भाग है दोस्तों श्याम सुंदर दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी से परमार्थ रासो के नाम से दूसरे भाग को प्रकाशित करवाया था। ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नायक की बात करें तो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, इन्हें आप अच्छी तरह से याद कर लें, नायक और नायिका और इनके लेखक और इनका समय। तो नायक है वो दोस्तों परमार्थ रासो के हो जाएंगे आहला व उदल, ये 2 वीर है वो इसके नायक है। आहला और उदल परमार्थ रासो के नायक है। अब बात करते हैं परमार्थ रासो से संबंधित प्रसिद्ध पंक्तियाँ। तो एक पंक्ति मैंने यहाँ पर लिखा है, तो पंक्ति इस प्रकार से है दोस्तों, 12 बरस ले कुकुर जिए और 13 जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को अधिकार। यानी इसमें जो इनके जो वीर हैं उनके बारे में कहा गया है किसी और रचनाकार के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण ये पंक्ति है, तो ये काफ़ी बार पुराने पेपरों में पूछी भी गई है, तो इसे आप अच्छी तरह से याद करें। 12 बरस ले कुकुर जिए 13 जिए सियार, बरस 18 छतरी जिए आगे जीवन को अधिकार। इसके बाद में दोस्तों इसकी जो विशेषताएं हैं वो अपने जान लेते हैं। जो परमार्थ रासो है इसकी विशेषताएं देखिए दोस्तों, यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। गेयता का अर्थ जो गाने योग्य रचना है, तो यह ग्रंथ अपनी गेयता के लिए प्रसिद्ध है। इनके गीतों को गेय परंपरा का प्रमुख स्थल है वो बुंदेलखंड, बेसवाड़ा और महोबा है। यानी इसकी जो गेयता के जो प्रमुख स्थल है वो बुंदेलखंड और बेसवाड़ा और महोबा, ये तीनों ही इसके गेयता के लिए प्रसिद्ध स्थल है। इसके बाद में नेक्स्ट है, इसके जो गीत है वो वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं। कौन से ऋतु में गाए जाते हैं? वर्षा ऋतु में गाए जाते हैं परमार्थ रासो के गीत। इसके बाद में नेक्स्ट है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इसे आला या आलाखंड है वो कहा जाता है। ठीक है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में इस ग्रंथ को क्या कहा जाता है? आला या आलाखंड कहा जाता है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट अपने चलते हैं, जो अपनी नेक्स्ट रचना है खुमाण रासो। तो दोस्तों खुमाण रासो है वो कब लिखी गई थी? 9वीं सदी में लिखी गई थी। खुमाण रासो की रचना कब हुई? 9वीं सदी में। और इसके जो लेखक है वो हो जाएंगे दोस्तों दलपत विजय। खुमाण रासो के रचनाकार दलपत विजय। और प्रधान रस की बात करें तो खुमाण रासो का जो प्रधान रस है वो दोस्तों वीर रस हो जाएगा। और भाषा की बात करें तो खुमाण रासो की भाषा है वो दोस्तों राजस्थानी भाषा है, यानी जो राजस्थानी साहित्य का इतिहास है उसका ये प्रमुख ग्रंथ आप मान सकते हैं। और इसमें कुल छंद की बात करें दोस्तों तो इसमें कुल
5000 छंदों का प्रयोग है वो किया गया है किसमें, खुमाण रासों में, जिसके लेखक है दलपत विजय और प्रधान रस इसका वीर रस, भाषा राजस्थानी। और काव्य रूप की बात करें तो यह एक प्रबंध काव्य है। कौन सा काव्य, प्रबंध काव्य। काफ़ी महत्वपूर्ण है, अपने राजस्थानी जो जीके वगैरह है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों, जो खुमाण रासो है इसके नायक कौन है, तो इसके नायक है दोस्तों चित्तौड़ का राजा खुमाण है वो खुमाण रासो का नायक है। ये अच्छी तरह से अपने याद रख सकते हैं, आसान है। खुमाण रासो का नायक चित्तौड़ का राजा खुमाण। और खलनायक कौन है इसमें, अलमामू। ये कौन है अलमामू, ये बगदाद का खलीफा है अलमामू। तो नायक और खलनायक के बारे में आपको पूछ सकता है। अब बात करते हैं जो खुमाण रासो है जो दलपत विजय द्वारा जो लिखा गया है, इसके जो महत्वपूर्ण या विशेष तथ्य हैं इनके बारे में अपने जानेंगे। तो पहला तथ्य है दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमाण ने 24 युद्ध किए थे। कितने युद्ध किए थे, 24 युद्ध किए थे। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि जो खुमाण रासो है दलपत विजय का, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार खुमाण ने कितने युद्ध किए थे, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 24 युद्ध बताए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट फैक्ट है दोस्तों, इस ग्रंथ की पांडुलिपि पूना संग्रहालय में संग्रहित है। इस ग्रंथ की पांडुलिपि पूना संग्रहालय में स्थित है। और नेक्स्ट अपना फैक्ट है, शिव सिंह सेंगर ने इसका कृतिकार किसी भाट कवि को माना है। और नेक्स्ट है, मोतीलाल मेनारिया ने इसका रचनाकाल 17वीं सदी माना है। मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमाण रासो का रचनाकाल कौन सा है, 17वीं सदी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर इसका जो रचना काल है वो 9वीं सदी दिया है, लेकिन यदि आपको पूछे कि मोतीलाल मेनारिया के अनुसार खुमाण रासो का रचना काल कौन सी सदी को माना जाता है, तो 17वीं सदी आपको याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये आज का अपना वीडियो था। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर अवश्य करें और अपने जो हिंदी साहित्य के जो विद्यार्थी हैं उनको आप चैनल से जोड़ें। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।